चैप्टर नंबर 4 राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। तो 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ और भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हुए और इस प्रकार से उन्होंने आंदोलन करने के लिए अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन करने का उन्होंने मन बना लिया। तो किस प्रकार से देश में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद विभिन्न भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बहुत सारे कारक थे। उसके प्रमुख सहायक विषय कौन कौन से थे? तो समाचार पत्र, राजनीतिक संघों का उदय, साहित्य और चित्र, इन सबों के माध्यम से भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाचार पत्र। तो समाचार पत्र 19वीं शताब्दी में जो हम लोग याद रखेंगे तो बहुत सारे समाचार पत्रों का उदय हुआ या समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। उसके माध्यम से यहाँ भारतीयों में अब विभिन्न प्रकार का जागरण आरंभ हो गया। जैसे समाचार दर्पण हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, समाचार चंद्रिका, संवाद प्रभाकर, हिंदू पेट्रियट, सोम प्रकाश, वामबोधनी, बंग दर्शन जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो तत्कालीन औपनिवेशिक ब्रिटिश जो शासन था उसके त्रुटियों के विषय में या उसके शासन की कमजोरियों के विषय में लगातार ये समाचार पत्रों के माध्यम से जो उजागर किया जा रहा था और इसमें जो है प्रकाशित होता रहा था। इससे भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और दूसरा जो है वो है राजनीतिक संघों का उदय। तो इसी दौरान हम लोग याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न राजनीतिक संघों का या समितियों का गठन हुआ और इनमें से जो प्रमुख हम लोग इसको अगर यहाँ पे बता सकते हैं तो जमींदार सभा, पूना सार्वजनिक सभा, हिंदू मेला, भारत सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे जो संगठन है और संघों के माध्यम से जो है भारतवासियों में भी एकता का भाव पैदा हुआ, एकता की भावना का उदय हुआ और इस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राजनीतिक संघों और समितियों के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद साहित्य। तो साहित्य क्या है? औपनिवेशिक जो काल में अंग्रेजों के द्वारा किए गए कृतियों को साहित्यों के माध्यम से प्रकाशित करने का जो चलन एक प्रकार से आरंभ हो गया। हम लोग इसमें किस किस ग्रंथों को या पुस्तकों को हम लोग इसमें रख सकते हैं? तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित, और उसके बाद आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गोरा, स्वामी विवेकानंद का वर्तमान भारत। तो ऐसे अनेक साहित्यों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ। उसके बाद चित्र है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से भी उस समय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया जो बंग माता और भारत माता का चित्र है। ठीक उसी प्रकार से गगनेंद्रनाथ के ने जो उस समय व्यंग्य चित्र बनाया था उसके माध्यम से भी भारतीयों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो ये सब यहाँ पे इनका ये जो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के प्रमुख सहायक विषय। लेकिन हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत जो मुख्य हम लोग को ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, साहित्यिक कृतियों के द्वारा राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति और चित्रकारियों के में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कैसे हुई। केवल हम लोग ये दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो साहित्यिक कृतियों के द्वारा राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, जिसमें हम लोगों को 3 यहाँ पे साहित्य के विषय में चर्चा करना पड़ेगा। वो है आनंद मठ, और दूसरा है वर्तमान भारत, और तीसरा है गोरा। और चित्रकारियों में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति में हम लोग भारत माता चित्र और व्यंग्य चित्र जो कि गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित व्यंग्य चित्र को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हमारा जो साहित्यिक कृतियों के द्वारा राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, जिसके अंतर्गत कौन सा है, आनंद मठ। तो इस उपन्यास के विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो ये उपन्यास, जैसा कि यहाँ पे मैंने पॉइंट में पहले से ही लिखा है कि ये उपन्यास उपन्यास है। इसका रूप हम लोग देखेंगे तो इसके रचनाकार या उपन्यासकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसका प्रकाशन कब हुआ इस उपन्यास का, तो 1882 ईस्वी में इसमें हुआ। और इसे कहा जाता है, उस समय एक क्रांतिकारी के लिए बाइबल का काम किया था इस आनंद मठ उपन्यास ने, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कौन से विषय उल्लेख है या किस विषय यह उपन्यास किससे संबंधित है, तो ये बंगाल का अकाल जो 1770 में हुआ और बंगाल 1176 में हुआ, तो इसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है या इससे संबंधित है। उसके बाद जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो 1760 से 1800 के मध्य में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसके विषय में आनंद मठ में वर्णित है। तो इसमें क्या है, तो विदेशी शासित भारत के दुर्दशा का इसमें वर्णन किया गया है। जो यहाँ पे पराधीन भारत की दुर्दशा का वर्णन यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। विदेशी शासन की अराजकता को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे एक गीत है, वंदे मातरम गीत। तो आनंद मठ का यह वंदे मातरम का गीत जो है भविष्य में क्रांतिकारियों के लिए क्या बन गया, एक मंत्र बन गया, उनका नारा बन गया। बहुत सारे ऐसे युवा सामने आए जो क्रांतिकारी बने, तो उन्होंने इस गीत को गाते हुए फांसी पर वो हंसते हंसते झूल गए थे। तो यहाँ पे आनंद मठ में ये उल्लेखित है, इसमें ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आनंद मठ में और एक चीज़ है कि पराधीन भारत की मुक्ति के लिए वहाँ का जो मुख्य वहाँ के जो युवा वर्ग मिलकर, वहाँ के जो देशभक्त मिलकर एक दल का गठन करते हैं, जिसे संतान दल कहते हैं। तो इसी संतान दल से प्रेरित होकर भी भारतीय युवाओं ने आगे चलकर विभिन्न प्रकार के गुप्त समितियों का गठन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद इसमें हम लोग उदाहरण दे सकते हैं अनुशीलन समिति जो 1902 में बना था। रविंद्रनाथ टैगोर के भी अनुसार से भारत में जो है, भारतीय जनमानस में जो राष्ट्रीयता का भाव बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें तो एक तो है श्री कृष्ण द्वारा बताया गया गीता, उसके बाद विवेकानंद का लेख और आनंद मठ, ये 3 पुस्तक है जिसके माध्यम से रविंद्रनाथ के अनुसार से इसके माध्यम से भारतीयों में या यूँ कहेंगे जो भारतीयों को अधिक से अधिक प्रभावित करने का काम किया था इन 3 पुस्तकों ने। तो इसी पुस्तकों में इसी उपन्यास में बताया गया कि मातृभूमि तुम्हारी माता है, देशभक्त तुम्हारा धर्म है और देश की सेवा ही तुम्हारा क्या है, पूजा है, ये पूजा है। तो हमें ये याद रखना है। तो ये सब आनंद मठ उपन्यास में उल्लेखित है। उसके बाद दूसरा नंबर वर्तमान भारत। तो वर्तमान भारत, इसके रचनाकार कौन है, तो वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है। और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1899 ईस्वी में उद्बोधन नामक पत्रिका में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन उस समय पुस्तक का रूप नहीं लिया था। पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था और स्वामी सुधानंद ने जो है इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। तो इसमें क्या विषय उल्लेखित है, तो इसमें भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के साथ साथ वर्तमान भारत की परिस्थितियां और भावी भारत की कल्पना इस पुस्तक में की गई है। तो इस पुस्तक का प्रमुख अगर हम लोग कहेंगे इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो अतीत की गौरव गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। वैदिक युग से ब्रिटिश शासनकाल के आगमन तक का इतिहास इसमें
उल्लेखित है। तो अतीत के गौरव गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर पॉइंट में एकता के महत्व का वर्णन। पराधीन भारत के मुक्ति के लिए भारतीयों में एकता बोध की आवश्यकता है, ये स्वामी विवेकानंद ने इस पुस्तक में के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उसके बाद भारतीय समाज व्यवस्था पर भी इन्होंने कठोर प्रहार किया है। भारतीय समाज व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जात पात था, उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया और शूद्रों के प्रति किए गए व्यवहार का भी इन्होंने जो है विरोध किया इस पुस्तक के माध्यम से। और इन्होंने कहा है कि एक समय शूद्र जागरण होगा, भारत में शूद्र जागरण होगा और निचले स्तर के लोगों का भारत में एक दिन शासन स्थापित होगा। ऐसा इन्होंने कल्पना इस पुस्तक के माध्यम से किया है। इसी पुस्तक के माध्यम से देश प्रेम का इन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। भारतीयों को स्वदेश प्रेम के मंत्रों से दीक्षित कराया है इन्होंने इस पुस्तक में। भारतवासी मेरा भाई, भारतवासी मेरा प्राण, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर, तो भारत की भूमि मेरा स्वर्ग, भारत का कल्याण में ही मेरा कल्याण और सभी लोगों का कल्याण, ऐसा इन्होंने कहकर भारतीय जनमानस को दीक्षित करने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रमाता की मुक्ति का आह्वान किया। पश्चिमी सभ्यता का जो उस समय लोग अंध अनुकरण कर रहे थे, तो उस अंध अनुकरण को इन्होंने छोड़ने का, त्याग करने का इन्होंने आह्वान किया और कहा कि हमें राष्ट्रमाता के उद्धार के लिए आगे आना होगा। और इन्होंने कहा कि किसी भी मानव का, पराधीन मानव का कोई धर्म नहीं होता। जब तक आप पराधीन है तब तक आपका कोई धर्म नहीं है। तो इस पुस्तक के माध्यम से भी, इस साहित्य के माध्यम से जनता में राष्ट्र चेतना का उदय होने का काम हुआ, या यूँ कहेंगे उदय हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर वो है गोरा। तो गोरा एक उपन्यास है। तो गोरा उपन्यासकार के उपन्यासकार कौन है? तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रकाशन वर्ष 1910 में हुआ था। इसमें क्या है कि इसमें भारत का वास्तविक, प्रकृत भारत का वर्णन किया गया। जो भारत का वास्तविक रूप है उसका वर्णन गोरा उपन्यास के माध्यम से किया गया है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जात पात, धार्मिक संकीर्णता पर भी कठोर प्रहार किया है। इन्होंने ये कहा कि यहाँ का जो इस गोरा उपन्यासकार का जो नायक है, गोरा है, वह पहले धार्मिक रूप से इतना वो कट्टरपंथ होता है कि वो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म का वो सम्मान नहीं करता है। लेकिन जब आगे चलकर उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है तो अपनी वो धार्मिक संकीर्णता को छोड़ देता है और वो कहता है कि मानव धर्म ही जो है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसमें इस उपन्यास के माध्यम से जात पात, धार्मिक संकीर्णता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कठोर प्रहार किया है। और इसी में और क्या बताया कि तो आप जो धार्मिक परिचय देते हैं, धार्मिक परिचय कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा परिचय क्या है? आपका परिचय है आप मानव है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया। उसके बाद इसमें स्वदेश प्रेम का भी यहाँ पे उल्लेख है। किस प्रकार से स्वदेश प्रेम का यहाँ पे उल्लेख है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत माता को संबोधित करते हुए कहा गया है कि माँ, तुम ही मेरी माँ है और मैं भारतीय हूँ। अर्थात भारत देश ही माँ है और तुम ही मेरी माता हो। तो इसमें भारतीयता का, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी संकीर्ण परिचय न देकर एक विस्तृत हम लोगों को परिचय देना है। हम क्या हैं? भारतीय हैं। हमें इस प्रकार से परिचय देना है। ऐसा इन्होंने इस गोरा उपन्यास के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद
4 नंबर में है भारत माता। तो ये क्या है, एक चित्र है। इसके चित्रकार कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। तो इस चित्र को कब बनाया गया था, 1905 में जब बंगभंग का आंदोलन हुआ था, बंगभंग विरोधी आंदोलन हुए थे, तो उस समय इसका निर्माण किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें स्वदेशी चीज़ों को महत्व दिया गया है। इसमें भारत माता के चित्र में भारत माता को एक लक्ष्मी के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। उसके बाद उनके 4 हाथ है, तो उनके चारों हाथ में, एक में वेद है तो दूसरा में धान के पौधे हैं, तो उसमें जप का माला है और श्वेत वस्त्र वो धारण की हुई है एक हाथ में। तो इसमें पूरी तरह से भारत माता को बिना किसी हथियार के साथ में दिखाकर भारत में जो शांति का प्रतीक, इसने शांति का जो संदेश दिया भारत माता के तस्वीर के माध्यम से। तो और भारत माता की तस्वीर के का प्रयोग बाद में क्या में किया गया, विभिन्न प्रकार के जुलूस में, मीटिंग, सभा में भारत माता के इस तस्वीर का, इस चित्र का प्रयोग किया गया और भारतीय लोगों में देश प्रेम की भावना इससे आगे बढ़ा था। तो ये भारत माता का चित्र। इसके बाद व्यंग्य चित्र गगनेंद्रनाथ टैगोर ने जो है व्यंग्य चित्र बनाया था। तो ये क्या है, तो इसकी कौन कौन से विषय है, इसमें बहुत सारे विषय को उल्लेखित किया। व्यंग्य जो गगनेंद्रनाथ टैगोर के तो चित्रों में उच्च वर्ग की समालोचना की गई है। उस समय जो बंगाली समाज जो बाबू संस्कृति पर पोषित थी, तो उसकी आलोचना की गई है। पश्चिमी अनुकरण पर इसमें कठोर प्रहार किया गया। जो हम लोग जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करके अंध होकर जो है पश्चिमी अनुकरण कर रहे थे, तो उसका इन्होंने कठोर प्रहार किया है। जात पात का भी इन्होंने जो है विरोध किया है। तो उस समय विभिन्न प्रकार का व्यंग्य चित्र इन्होंने बनाया था गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन कौन सा, तो अद्भुत लोग 1915 मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद विपुल ब्रज 1917, नया हुल्लोड़ 1921। तो इनके माध्यम से जो है तत्कालीन समाज का इन्होंने जो उस समय तत्कालीन समाज में जो है पश्चिमीकरण की भावना जो बढ़ रही थी, वो इसके माध्यम से अपने व्यंग्य चित्र के माध्यम से गगनेंद्रनाथ टैगोर ने कठोर प्रहार किया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि साहित्य और चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद की उस समय अभिव्यक्ति की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीयों में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। और 20वीं शताब्दी के आरंभ से देखेंगे कि भारत में अनेक सारे आंदोलन आरंभ हो गए थे।